Hello everyone, this is chapter 25th and today we are going to learn about the Union Executive. The Union Executive consists of the President, Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers and a large body of experts and administrative officials of the civil services. तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर आते हैं, उसके साथ एक बॉडी होती है एक्सपर्ट्स की और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ऑफ द सिविल सर्विसेज. द यूनियन एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या करती है? वो लॉ इम्प्लीमेंट करवाती है जो भी पार्लियामेंट द्वारा पास करे जाते हैं उनको. The President of India. The President of India holds the highest office in the country. अब जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो सबसे हाईएस्ट ऑफिस में बैठते हैं. ठीक है. He is the chief executive और the head of the Indian Union. और वही होते हैं प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव या और हेड ऑफ द यूनियन भी कहलाते हैं. Since India is republic, the head of the state i.e. the president is also an elected person. अब इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक है, राइट. इसमें डेमोक्रेसी है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इलेक्ट करे जाते हैं. और इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ है वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ है प्रेसिडेंट जो सबसे ऊपर है. ये लोकसभा और राज्यसभा है. और फिर आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये लोकसभा राज्यसभा द्वारा ही ये चुने जाते हैं. यहाँ पे लिखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशन क्या होती है? फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. अब किसी को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसमें ये फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. He should be a citizen of India. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. He should be 35 years of age at the time of the election. और वो 35 साल या उनसे ऊपर होने चाहिए टाइम ऑफ इलेक्शन के दौरान. He should be qualified to be member of the लोकसभा. और वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, क्वालिफाइड मेंबर. He should not hold any office of profit under the center or state government. If he holds, he should vacate such post before seeking the election. और उसके पास कोई भी ऑफिस नहीं होना चाहिए अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट और अगर वो ऐसे ऑफिस में होते हैं या ऐसी कोई प्रॉफिटेबल जगह पे होते हैं तो उन्हें वो पोस्ट छोड़ देनी चाहिए बिफोर सीकिंग द इलेक्शन. The president cannot be a member of either the parliament or the state or a state legislature. If he is already a member, he is elected to the post of the president. He will have to vacate his seat. Now we'll talk about election. कि president का election कैसे किया जाता है. The president is not elected directly. उनका election directly नहीं होता. He is elected indirectly by an इलेक्टोरल कॉलेज. और इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज का मीनिंग होता है अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट. ठीक है. which consist of elected member of two house of parliament and state legislative assembly. और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो भी दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा उनके, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं. The election is held by a system of proportional representation, which means that each member of the electoral college has a definite number of
वोट्स। और जो इलेक्शन होता है ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, उनके पास एक डेफिनेट वोट होता है। द नंबर ऑफ वोट्स इज गिवन टू इलेक्टोर्स फ्रॉम ईच स्टेट डिपेंड अपॉन द स्टेट पॉपुलेशन। Term of office. The president of India is normally elected for 5 years. जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनका कार्य अवधि होती है कितने साल की? 5 साल की। He can be re-elected for a second term. पर उन्हें री-इलेक्ट भी करा जा सकता है सेकंड टर्म के लिए। His office can fall vacant in case of his death, resignation or impeachment. और उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट भी हो सकता है अगर उनकी डेथ हो जाए, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो, या कोई इम्पीचमेंट हो। इम्पीचमेंट का मतलब होता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि किसी भी हाई ऑफिशियल में जब to charge a high official of unconstitutional behavior or to remove him from a office. अगर कोई हाई ऑफिशियल है, उनपे कोई चार्ज लगाया जाए, कोई इम्पीचमेंट करी जाए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका बिहेवियर है, तो उनको रिजाइन करना हो सकता है। The president can be removed from his office for acting against the कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी भी प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है अगर वो संविधान के खिलाफ कार्य करे। देयर इज अ स्पेशल प्रोसीजर कॉल्ड द इम्पीचमेंट, और यही प्रोसीजर क्या कहलाता है? इम्पीचमेंट, फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। अब इस धर पे प्रेसिडेंट्स के नाम दिए गए हैं। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया यूनियन फर्स्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952-1962। इसके बाद ये सारे जो प्रेसिडेंट हैं ये आए हैं, और अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है रामनाथ कोविंद 2007 से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं इसके बारे में कुछ बताया गया है। जैसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। He appoints high official of the executive. अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉ पास करा जाता है उनको इम्प्लीमेंट करने वाले ऑफिशियल्स होते हैं द एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि वो हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं एग्जीक्यूटिव के, उनको अपॉइंट करते हैं। He appoints the prime minister and with the latter's recommendation. और वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर and auditor general and the lieutenant governors and chief commissioner of the union territory, chairman and members of the union public services commission, chief judges of supreme court and high courts. तो इतने सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको, उनका सिलेक्शन कौन करता है? वो अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट। He is the supreme commander of the armed force and as such he appoints the chief of 3 wings of the forces. और वो सुप्रीम कमांडर है हमारी आर्म फोर्सेस के भी, नेवी, आर्मी और ठीक है, और वो उनके भी जो चीफ्स होते हैं उन्हें भी वही अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर इलेक्शंस। उनकी पावर क्या होती है? लेजिस्लेटिव पावर। वो एड्रेस करते हैं जो सबसे पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का आफ्टर देयर इलेक्शन। जब भी वो इलेक्ट होगा कोई भी नया प्रेसिडेंट, तो वो सबसे पहला सेशन एड्रेस करेगा पार्लियामेंट का। He summons and prorogues the session of parliament. वो वो समन करते हैं सेशंस को, और सेशंस का एंड भी वही कराते हैं। He can dissolve the parliament. वो पार्लियामेंट बर्खास्त भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं। No bill can become a law without his assent. और कोई भी बिल जो है
वो लॉ नहीं बन सकता जब भी बिना उनके साइन करे हुए। Judicial power. The president has the power to reduce the sentence or grant pardon on a mercy petition of any person sentenced by the court. उनके पास ये भी पावर होती है कि अगर कोई व्यक्ति है, उनको कोर्ट द्वारा सजा दी गई है, तो वो उनके जो सेंटेंस है जो उनको जेल में बिताने पड़ेंगे उसको कम भी कर सकते हैं और माफी भी दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। फाइनेंशियल पावर्स। No budget can introduce in the parliament without his recommendation. He can make advances out of constituency fund of India and meet unforeseen expenditure. Constitutional emergency power. The president have been given special power to meet an emergency. He can proclaim state of emergency in the following condition. अब वो देश में क्या करते हैं, इमरजेंसी भी लगा देते हैं। ये उनके पास इसकी पावर होती है। सबसे पहले कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें इमरजेंसी लगाई जाती है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ फॉरेन अग्रेशन और डेंजर टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, इंसर्जेंसी एक्सेट्रा, आर्टिकल 352। अब अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई, जैसे फॉरेन जो कंट्री है उनका एग्रेशन हो या वॉर होने की संभावना हो, तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैड ब्रोकन डाउन एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हेन देयर इज अ सेटबैक टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिटर फेसिबिलिटी इन द कंट्री, आर्टिकल 360। द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का अब क्या रोल होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल। अ कैंडिडेट टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट पोजेस द सेम क्वालिफिकेशन एज एसेंशियल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास भी सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की तरह, ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट चुने जा सके। इसके बाद उनके जो काम होते हैं वो क्या होता है? इलेक्शन कैसा होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बोथ हाउसेस द्वारा किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। उनका फंक्शन क्या होता है? द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ चेयरमैन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा एंड कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज ए चेयरमैन या एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं राज्यसभा के, और उनकी जो भी प्रेसिडिंग होती है वो करवाते हैं। ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट। और जब प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ही कार्य करते हैं अगर उनका ऑफिस खाली हो, वेकेंट हो। और वो सिचुएशन कौन सी होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि अगर डेथ हो जाए या वो रिजाइन करें या इम्पीचमेंट हो। The Prime Minister. The President appoints the leader of a party enjoying the majority in the Lok Sabha as a Prime Minister. अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही अपॉइंट करते हैं लीडर को किसी भी पार्टी की जिसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में। ठीक है, जो लोकसभा में जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी वही पार्टी विनर होती है, और उसी के किसी लीडर को प्रेसिडेंट चुनते हैं क्या बनाने के लिए? प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। इफ देयर इज नो सिंगल पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी देन 2 और मोर पार्टीज में जॉइन टुगेदर एंड इलेक्ट अ लीडर। और अगर कोई भी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती तो 2 या उससे ज्यादा पार्टी एक साथ जुड़ती हैं ताकि उनका लीडर चुना जा सके। सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट, और ऐसी गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। Term of office. Constitutionally, the Prime Minister and his Council Minister hold office at pleasure of the President.
In practice, however, they remain in office as long as they enjoy the majority support in House Lok Sabha. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट है, और इसी के साथ वो ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है, वो जीत रहे हैं मेजोरिटी में फंक्शंस। In his capability of the head of the government, the Prime Minister manages all the internal and external affairs of the country. जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। ही डिस्चार्जेस द फॉलोइंग ड्यूटीज, और वो ये ड्यूटीज भी करते हैं। ही प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर अलोकेटेड देयर पोर्टफोलियोज। वो काउंसिल मिनिस्टर्स जितने हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। ही सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल मिनिस्ट्री एंड एडवाइज देम इफ नेसेसरी। He is the prime spokesperson of the government. He is the leader of Lok Sabha. ठीक है, वो लोकसभा के लीडर होते हैं। He can take to ask the Arings minister. He advises the president on various important appointment, judges of Supreme Court, governor and ambassador. ये जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस कर सकते हैं जब वो अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नर की, एम्बेसडर की। He also advises the president to summon, prorogue or dissolve the Lok Sabha. He serves He also he serves as a link between president and काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एज अ लिंक काम करते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी। Now we'll talk about the Council of Minister. The Council of Minister comprise three categories of minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर आर द हाईएस्ट रैंक। दे आर गिवन चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियोज लाइक फाइनेंस, डिफेंस, होम इंडस्ट्री, रेलवे एक्सेट्रा। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और हाईएस्ट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, उनको ये सारे डिपार्टमेंट दिए होते हैं। A minister of state may also be given independent charge of a department. A deputy minister help the cabinet minister and minister of state. और deputy ministers का काम होता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की हेल्प करें।